बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल यूट्यूब चैनल फिजिक्स आसान के फोरम पर खुशामदीद और मैं हूं अदनान साली। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 12 पार्ट 2 के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मुराद है। इसको हमने डिफाइन किया, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद हमने चार्जेस की टाइप्स पढ़ी कि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दोनों एक जितनी मिकदार में किसी एक बॉडी पर मौजूद हों तो उस बॉडी पर न्यूट्रल या जीरो चार्ज होता है। तो जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज्यादा हो जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाए वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर हमने ये डिस्कस किया है कि दो जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो दो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट करना और रिपेल करने में फोर्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। हमने लास्ट में ये डिस्कस किया है कि अब हम फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन किया कोलम्स ने, और उसने कुछ नतायज को अखज़ किया जिनको हम आज कोलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं। लेट्स सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are point charges are separated by some distance r। कि ये दो चार्जेस हैं, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, कोई भी केस हो। इनके दरमियान ज़ाहिर है दो तरह की ही फोर्स पॉसिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है और फोर्स ऑफ रिपल्शन पॉसिबल है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कि जब दो पॉइंट चार्जेस हों तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर Q1 से मुराद है उसकी मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज पॉजिटिव भी हो तब भी हम उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, या चार्ज नेगेटिव हो तो हम उसके साथ नेगेटिव अटैच नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस करेंगे। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of first charge. Electrostatic force is also proportional to the magnitude of the second charge. इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि ये चार्ज अगर एक कॉलम का है और ये भी चार्ज एक कॉलम का है तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। कॉलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम इसकी मिकदार बढ़ा दें, हम कह दें कि ये 10 कॉलम है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। लिहाजा आपने इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस में से किसी एक की भी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे इसकी मैग्नीट्यूड चाहे इसकी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये उनके दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है उसके स्केयर के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शन है। दैट्स मीन वी कैन से दैट F is proportional to 1/r square और F is inversely proportional to r square। इस चीज को पढ़ने के दो तरीकेकार हैं। F is proportional to 1/r square और F is inversely proportional to r square। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और r square। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अल्फाज में बयान कर दें तो ये कोलम्स लॉ की डेफिनेशन होगी। अब हम इसको अगर अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो ये होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r is directly proportional to the product of magnitude of both charges। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और उन दो पॉइंट चार्जेस के
इस दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें मालूम है यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं के को। अब यहां पर मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं, दिस वर्ड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से क्या मुराद है? पॉइंट चार्ज से मुराद ये है कि ऐसा चार्ज वो जिस बॉडी पर है उसके डायमेंशंस नेग्लिजिबली स्मॉल हों, बहुत छोटे हों। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर हम दो ऐसे बॉडीज लेते हैं जो कि पॉइंट चार्जेस नहीं है, फर्ज करें मैं यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और एक ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं कि लेट्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस सूरत में हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो उनके सेंटर्स के दरमियान होगा, यानी इस चार्ज के सेंटर से लेकर इस चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर कहेंगे। तो जब पॉइंट चार्ज का हम तस्करा करें तब आपको सेंटर्स कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे फिर आप इसको डिफाइन करेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। चार्ज के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज होती है टेस्ट चार्ज और एक यूनिट चार्ज, उनका भी जब तस्करा आएगा तो हम उनको भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं जी इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ। इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। के की वैल्यू नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर एक्सप्रेस्ड। ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये सेंटीमीटर में। जो फोर्स है वो न्यूटन में है या डाइंस में, यानी ये डिपेंड करता है कि हम सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या एमकेएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो दूसरी जो चीज है वो ये है नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्रेजेंट। दोनों चार्जेस किस मीडियम में मौजूद हैं? वो हवा में मौजूद हैं, वो प्लास्टिक में मौजूद हैं, वो किसी लकड़ी में इम्बीज किए हुए हैं, वो किसी ग्लास में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो तीनों एग्जांपल दी हैं आप गौर करें तो मैंने सभी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के नाम लिए हैं, ग्लास, प्लास्टिक, वुड। मैंने किसी मेटल का तस्करा क्यों नहीं किया? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि जब चार्जेस एक मेटालिक शीट के अंदर मौजूद हो? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसके ऊपर आप गौर फिक्र कीजिए। तो जब चार्जेस स्पेस में मौजूद हों उस वक्त इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू है वो आती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो नॉट इसके साथ अटैच है ये फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में मौजूद हो, यानी वहां पर हवा भी ना हो, अलबत्ता हवा में भी परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो तकरीबन स्पेस के बराबर ही है, लेकिन हम स्टैंडर्ड बात करते हैं कि अगर दोनों चार्जेस स्पेस में मौजूद हैं तो परमिटिविटी से मुराद ये है कि स्पेस दोनों चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट करने का कितना अलाउ कर रही है, कि दोनों चार्जेस किस फोर्स से एक दूसरे को खींचें। और इसमें फर्क होगा, अगर दोनों चार्जेस किसी वुडन शीट में मौजूद हैं, लकड़ी के अंदर मौजूद हैं, तो अब वो लकड़ी डिसाइड करेगी कि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कितनी फोर्स से रिपेल करे एंड सो ऑन। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं तो के की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप इनके यूनिट से परेशान ना हो, ये जो के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स हैं इसको याद रखने का बहुत आसान तरीकेकार है कि आप यहां से देख लीजिए कि यहां पर के के यूनिट्स किस तरह से डिफाइन होंगे। क्या करें, आप के को सेपरेट कर दें। मतलब ये कि आप यहां पर लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर और Q1 Q2। ये जो के है आर स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, Q1 और Q2 उधर जाकर डिवाइड हो गए। तो यहां से आप के जो यूनिट्स हैं वो आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या आप देख लीजिए के यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गई। अब एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स हैं वो याद रखना भी आसान है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो के का रेसिप्रोकल है, लिहाजा एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स होंगे वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होंगे। यानी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है
तो उसके यूनिट्स आ जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको के यूनिट्स और एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स हैं वो नहीं भूलेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादातर के की वैल्यू को ही याद रखते हैं, तो ये आसान है 9 × 10⁻⁹ और जो यूनिट्स का याद रखना वो भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर एक बात का तस्करा करना जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये है कि जितनी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, इसको जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये भी जो चार्ज है ये इसको उतनी ही फोर्स से रिपेल करेगा। लिहाजा आप ये बात ज़हन में रखें कि अगर लेट्स सपोज एक चार्ज Q1 की मिकदार 1 कूलम है और दूसरे चार्ज Q2 की मिकदार 10 कूलम है, तो चूंकि ये एक म्यूचुअल फोर्स है लिहाजा Q1 जितनी फोर्स Q2 पे लगाएगा, Q2 10 कॉलम का होने के बावजूद उस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा बल्कि सेम फोर्स ही लगाएगा। म्यूचुअल फोर्स का मतलब यही होता है। आप इसमें वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं, 1 × 10 ले लें या 10 × 1 ले लें, एक ही बात। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया फोर्स की मैग्नीट्यूड को। फोर्स चूंकि आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना भी जरूरी है। तो इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए अब हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने कोलम्बिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर लिया और फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा अब हम उसकी डायरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r एंड दे बोथ आर पॉइंट चार्जेस। तो चूंकि ये दोनों चार्जेस हमने लिए हुए हैं पॉजिटिव, सेम चार्जेस हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 चार्ज Q2 चार्ज को इस तरफ धकेलेगा और Q2 चार्ज Q1 को इस तरफ धकेलेगा, अपोजिट। तो हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो सेंटर है उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर रिपल्सिव है तो इस तरफ है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो इस तरफ होगी, ये इस तरफ फोर्स होगी और ये इस तरफ होगी इसी लाइन के अलोंग की। तो अब हम इन फोर्सेस को कुछ नाम देते हैं। ये जो फोर्स है ये लग रही है चार्ज Q2 के ऊपर, तो हम इस फोर्स को नाम देते हैं F21। इससे मुराद ये है कि ये कोलम्बिक फोर्स 2 चार्ज पे लग रही है ड्यू टू 1 चार्ज की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम F21 कहेंगे। तो पहला नंबर किसका लिखा जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। सिमिलरली अब यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर हम लिखते हैं, ये चार्ज Q1 है, इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये चाह रहा है कि ये मुझसे दूर चला जाए, तो ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। जी स्टूडेंट्स, इसका अब हम क्या नाम रखें, चूँकि ये Q1 पर लग रही है लिहाजा पहला जो नंबर है वो हम लिखेंगे 1 और इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है चार्ज Q2, तो हम लिखेंगे दिस इज द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन 1 ड्यू टू चार्ज Q2। आपको इनके नाम रखने की वजह समझ आ गई। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा इनके साथ हम यूनिट वेक्टर भी मेंशन कर देते हैं। इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका नाम इसी बेस पे हम R21 रख देते हैं और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम हम R12 रख देते हैं। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है कि लेटर के ऊपर हम कैप्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जी हमें मालूम है कि फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होता है। हमने F की मैग्नीट्यूड पुट कर दी विच इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ F21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगा दिया तो ये बन गया R21। सो दिस इज़ द फोर्स F21। ये इस फोर्स का हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं कि दिस इज़ इक्वेशन 1। सिमिलरली F12 जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड यूनिट वेक्टर। इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है R12, तो इसके साथ हम लिख देंगे R12 यूनिट वेक्टर। दिस इज द
इक्वेशन नंबर 2। हमें मालूम है कि ये r12 और r21 चूंकि यूनिट वेक्टर हैं, लिहाजा इनकी मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर होगी। अब आपको इस रूल का भी इल्म है कि अगर एक वेक्टर हम ये a डिफाइन करें और अगर हम मैग्नीट्यूड में उसके बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट वेक्टर ले लें, तो इस वेक्टर को हम कह सकते हैं नेगेटिव a वेक्टर। तो इसी बेस पे अगर हम इस वेक्टर को लें तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, और अगर हम इसका नेगेटिव वेक्टर लें तो ये बन जाएगा -r12। अब आप देख सकते हैं कि -r12 की डायरेक्शन और r21 की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इनकी पहले ही इक्वल है, लिहाजा हम इसको और इसको आपस में इक्वल लिख सकते हैं। वी कैन राइट r21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -r12 यूनिट वेक्टर। अब हम इस एक्सप्रेशन को r21 की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर r21 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर इंटू -r12 यूनिट वेक्टर। इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या करें, इस माइनस को बस बाहर निकाल दें, तो ये बन जाएगा f21 वेक्टर इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर इंटू r12। जी ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F12। ये आप देख सकते हैं कि ये सेम एक्सप्रेशन है, लिहाजा इसकी जगह पर हम फोर्स F12 को पुट कर देंगे। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया -F12। दिस इज अ ग्रेट रिजल्ट। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि ये जो दोनों म्यूचुअल फोर्सेस हैं, यानी जो फोर्स Q1 इस पे लगा रहा है और जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हैं। और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है जैसे ये था, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो सिर्फ डायरेक्शन की अपोजिशन को शो कर रहा है। मतलब F21 अगर इस तरफ है तो F12 उसके राइट 180 डिग्री पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही होगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि दोनों फोर्सेस की जो मिकदार हैं वो आपस में बराबर होगी, चाहे एक बहुत छोटा चार्ज हो और चाहे दूसरे चार्ज की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो। सिमिलरली आप इसको ग्रेविटेशन लॉ से भी समझ सकते हैं। ज़मीन के ऊपर मौजूद हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। शायद आपके लिए हैरत का बायस हो, हम भी ज़मीन को उसी मिकदार से खींचते हैं। लेट्स सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर, तो जिस फोर्स से ज़मीन इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रही है, ये मार्कर भी ज़मीन को, चूँकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी म्यूचुअल फोर्स है, लिहाजा ये भी उसको मैग्नीट्यूड में उतनी ही फोर्स से खींच रहा है। जी अब इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान को इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, उसको जब हम प्लेस करें। इंसुलेटिंग मटेरियल से मुराद ये है कि वो कंडक्टर ना हो। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ कैपेसिटर के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो जब हम इसके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कोई प्लास्टिक की, गत्ते की कोई शीट यहाँ पर ऐड कर दी, तो इनके दरमियान पहले जो कोलम्बिक फोर्स एग्जर्ट हो रही थी वो अब रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस क्यों होगी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वीक कर रहा है। किस तरह से वीक कर रहा है, इस टॉपिक को भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जी इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कोलम्बिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। अब फोर्स कितनी रिड्यूस होगी? अगर 10 न्यूटन लग रही है तो क्या 7 न्यूटन हो जाएगी, 5 न्यूटन हो जाएगी, 1 न्यूटन रह जाएगी, कितनी रह जाएगी? तो
तो वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी वो मीडियम दो चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाने की इजाजत देता है, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस दो चार्जेस को आपस में कितना इंटरेक्ट करने की परमिशन देती है। तो ये इन दोनों की रेशो के बराबर है, लिहाजा ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो एफ मीडियम बी द फोर्स व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, जब इनके दरमियान कोई हमने मीडियम इंसर्ट कर दिया, अब जो इन दोनों के दरमियान कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हमने नाम दिया एफ मीडियम। तो ये क्या होगा, ये पहले जितनी फोर्स थी उसको ये फैक्टर जो है वो डिवाइड कर देगा। लिहाजा जब आप इस फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर एप्सिलॉन आर, तो ये इसके साथ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ से हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर अगर इधर आ जाए, एफ मीडियम उधर चला जाए, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको फोर्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसको? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और इन स्पेस टू द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन सम मीडियम। तो इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इस फोर्स से डिक्रीज होगी, एफ मीडियम जो है वो एफ एयर से कम होगी। और ये किस वजह से कम होगी? ज़ाहिर है डिवाइड करने वाला फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो भी ये कम होगी, अगर ये फैक्टर 1 से छोटा होगा तो ये तो फोर्स उससे बढ़ जाएगी। लिहाजा एप्सिलॉन आर की स्पेस के अलावा तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से ग्रेटर हैं, इवन के एयर की जो वैल्यू है वो भी 1.0006 के बराबर है। अब हम जी इसके इफेक्ट का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो लेट्स सपोज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है 9 न्यूटन। अब उन्हीं चार्जेस को जब आप रबड़ के अंदर इंसर्ट कर देंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहे, तो जो रबड़ है वो क्या करेगा, उनकी फोर्स को तकरीबन 3 गुना कम कर देगा, यानी वो 9 न्यूटन से रिड्यूस होकर वो 3 न्यूटन तक रह जाएगी। इसका और एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 78। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ, अगर वो 780 न्यूटन है, और अब अगर हम उनको पानी के अंदर रखते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो फोर्स है वो रिड्यूस होकर, यानी आप इसको 78 से डिवाइड कर दें तो वो सिर्फ 10 न्यूटन रह जाएगी। इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है किसी भी मीडियम का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? पहले हमने कूलम्स लॉ को डिफाइन किया, उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया, उसके मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस किया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिस्कस किया, म्यूचुअल फोर्स का तज़किरा किया जब उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई, फिर अब हमने उसकी डायरेक्शन को डिस्कस किया, और डायरेक्शन के बाद इसका इफेक्ट ऑन मीडियम। इन 3 प्रोमिनेंट चीज़ों को आपने इस टॉपिक में कवर करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो लाजमी तौर पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आसान सा मेथड है, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके उसकी जो ऑप्शन ऑल है उसको क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें, और चैनल पर मौजूद जो पहली भी वीडियोस मौजूद हैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की, वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।